नमस्कार सर, वेलकम टू महाराष्ट्र। अभी सर देखिए एआईसीटीई की तरफ से जो लोग जीपैट क्वालिफाइड है उनको एमफार्म करते वक्त स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन पिछले पिछले कुछ दिनों से वो स्टाइपेंड का इशू चल रहा है। तो जो स्टूडेंट अभी एमफार्म कर रहे हैं उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, तो उनका जो कॉलेज का फ़ीस है या फिर जो रेंट है, ये सब उनको दिक्कत आ रही है। तो अभी वो सारे स्टूडेंट स्ट्राइक के बारे में सोच रहे हैं और उनको एक प्रॉब्लम आ रहा है, अभी वो फीस कैसा पे करें। तो अभी वो स्ट्राइक के बारे में सोच रहे हैं, सुसाइडल जैसे थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र पीसीआई मेंबर है ऑनरेबल मिस्टर विजय पाटिल सर, तो उनको बहुत सारे स्टूडेंट मिले, कॉल किया था उनको, तो इशू उनकी तरफ एड्रेस किया था उन्होंने। तो अभी इसके बारे में पीसीआई क्या सोच रहा है? एज आप पीसीआई के प्रेसिडेंट है, तो आपकी तरफ से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि वो स्टाइपेंड के बारे में क्या चल रहा है। जैसे आपने बोला कि लास्ट ईयर एआईसीटी ने कंडक्ट करवाया था जीपेट का एग्ज़ाम, परंतु एआईसीटी ने कोई जो जीपेट का जो स्टाइपेंड है उसका डिसबर्समेंट नहीं किया था। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको पॉजिटिवली लेकर हमारी जो सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग और सारे मेंबरों ने डिसाइड किया कि हम एक फ़ंड जो लास्ट ईयर का है वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया देगा, पर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होनी चाहिए डिसबर्समेंट की वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया के पास नहीं थी। अभी हमने डेवलपमेंट के लिए वो सिस्टम दे दिए कि आईटी का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और विद इन 1 मंथ हम जीपेट का जो लास्ट ईयर का जो डिसबर्समेंट है जो पेंडिंग चल रहा है वो हम डिसबर्समेंट शुरू कर देंगे। और इस साल की जो जीपेट की एग्ज़ाम है वो भी जून महीने के फर्स्ट वीक में हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू हम करवाएंगे। थैंक यू सर। स्टूडेंट इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो आपने एक गुड न्यूज़ दिया है। तो अभी दूसरा एक सवाल है कि जो डी फार्म के बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम का डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि डी फार्म सिर्फ होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बाद एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करते वक्त उनके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप एग्ज़िट एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन इस एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट है। ये एग्ज़ाम कौन लेगा, पीसीआई लेगा या फिर कोई थर्ड पार्टी एग्ज़ाम अरेंज करेगी? तो इसके बारे में जो स्टूडेंट के मन में डाउट है वो क्लियर कीजिए। और एक दूसरा सवाल इसके साथ, जिस तरह से डी फार्म को एग्जिट एग्ज़ाम है, इन फ्यूचर बी फार्म को हो सकता है क्या? क्योंकि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि डी फार्म करने के बाद मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्म को एडमिशन लूँगा, तो एग्जिट एग्ज़ाम से वो बच पाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। जो डिप्लोमा की एग्ज़िट एग्ज़ाम है वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया, मतलब जो इस साल बच्चे पास आउट हो गए उनकी एग्ज़ाम सितंबर महीने में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू कंडक्ट की जाएगी। और जैसे आपने बोला कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वेरी सून हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। और बाकी की जो बात बोले कि डिप्लोमा करने के बाद डिग्री में वो जो ट्रांसफ़र करते हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, पर उनका जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो डिप्लोमा पे ही होगा, तो उनको कंपलसरी वो एग्ज़ाम तो देनी ही पड़ेगी। और अभी बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए अभी एज सुन कोई हमने रूल्स बनाए नहीं है, पर फ्यूचर में हमारी काउंसिल क्वालिटी एजुकेशन को सुधार करने के लिए सोच सकती है। और एक छोटा सा सवाल सर, एज अ फार्मासिस्ट वी आर प्रोफेशनल, बट समटाइम हम लोगों को पैरामेडिकल में कंसिडर किया जाता था। तो इसके रिगार्डिंग पीसीआई ने डिसीजन लिया कि वी आर नॉट पैरामेडिकल। तो अभी रेलवे बोर्ड है या फिर कुछ जगह पे वो क्या सोच रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट पैरामेडिकल तो पहले से जो वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल थे उनके बारे में वो सोच रहे हैं कि उनको वहाँ से कम करेंगे। तो क्या मतलब एज अ फार्मासिस्ट वी आर टेक्निकल है या फिर हम मेडिकल फील्ड में आएंगे? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन दीजिए। अभी भारत सरकार ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एक पोर्टल बनाया है जिसमें डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट वैसे जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो जो मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रजिस्ट्री बन रही है तो हम हेल्थ केयर में आ रहे हैं। और पैरामेडिकल का ऐसा है कि जो लैब टेक्नीशियन है या तो मतलब जो इस लेवल के जो कोर्स है उन मतलब लेबोरेटरी का कोई काम करता है तो कोई ब्लड सैंपलिंग का काम करता है, उस लेवल के लोग रहते हैं। लेकिन हमारे फार्मासिस्ट है वो प्रॉपर हेल्थ केयर का एक प्रॉपर पार्ट है, क्योंकि हम पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, मेडिसिन देते हैं, मतलब दवाई बनाने से लेकर दवाई डिस्पेंस तक पेशेंट काउंसलिंग करना हमारा रोल है। क्लिनिकल जो साइड इफ़ेक्ट्स
आती है वो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो सारा पार्ट हम प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, इसलिए हमने क्लियर कट गाइडलाइन बनाई कि हम कोई पैरामेडिकल में नहीं आ रहे। फार्मेसी सेल्फ एक बड़ा प्रोफेशन है, कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, इसीलिए हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में बन पाए और अभी हम फार्मासिस्ट ऑफ वर्ल्ड भी बनने जा रहे हैं। तो अभी जहाँ जहाँ ये दिक्कत आएगी, अगर कोई फार्मासिस्ट को कोई जॉब में से निकाला जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, तो वो अथॉरिटी को फार्मेसी काउंसिल इंडिया लेटर लिखेगी और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेगी। सर ये बहुत अच्छी बात है कि एज अ पैरामेडिकल से अच्छा है कि हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं एज और लास्ट का आखिरी सवाल फार्म डी के बारे में। फार्म डी के स्टूडेंट को बहुत सारी जगह पे एलिजिबल नहीं दिखाया जाता, उनके भी कुछ सारे इशू है और एज आपने कहा कि हम लोगों को एज अ प्रोफेशनल पैरामेडिकल नहीं है, हमको प्रोफेशनल करके रिकॉग्नाइज किया जाएगा मेडिकल फील्ड में। तो पेमेंट का पे स्केल का इशू है, उसके बारे में पीसीआई क्या करेगी कि मतलब फार्मासिस्ट का पे स्केल जैसे बताया फार्म का, तो फार्म डी के लिए हमने क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया है और उसकी पूरी पॉलिसी बना दी है और गवर्नमेंट के अप्रूवल में है। वेरी सुन वो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जिससे फार्म डी के बच्चे और जो फार्म डी पास आउट है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस डॉक्टर के साथ कर सकेंगे और जितना भी पेशेंट का रिकॉर्ड्स है, मतलब पूरा मॉनिटरिंग, मतलब एक पेशेंट का पूरा मेडिकल हिस्ट्री वो रिकॉर्ड भी करेंगे और पेशेंट काउंसलिंग भी करेंगे। और जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बड़ा एक विषय है, उस पर भी फार्मासिस्ट का योगदान रहेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। और जैसे आपने बताया कि पे स्केल की बात, तो पे स्केल ऐसा है कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया जो भारत सरकार में हॉस्पिटल देखते हैं, तो CGHS है, तो उसमें ऑलरेडी पे स्केल तो चेंज हो गया। अपन जो पे स्केल की मैटर वो स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट मैटर करती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। तो उसको सारे स्टेट गवर्नमेंट अगर फार्मासिस्ट हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आने वाले समय में पे स्केल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, आपने आपका बहुत कीमती समय दिया इसलिए धन्यवाद। और जो फार्मासिस्ट है उनके आपकी तरफ से बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि एज ए यंग एंड डायनेमिक प्रेसिडेंट आपने जो डिसीजन लिया है, एग्जिट एग्ज़ाम होगा और बहुत सारे डिसीजन है, तो हम सब फार्मासिस्ट आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। और जाते जाते वक्त मैं विजय पाटील सर को थँक्स देना चाहूँगा और उनकी तरफ आता हूँ। सर, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी तुमच्याकडून खूप साऱ्या प्रश्न मांडलेले होते, जे काही जीपॅट नंतर स्टायपंडचा इश्यू असेल आणि फार्मासिस्टचे इश्यू, तर ॲज अ तुम्ही महाराष्ट्रातून PCIचे मेंबर आहात, तर तुम्ही विद्यार्थ्यांना काय संदेश द्याल? मी प्रथम डॉक्टर मंटू कुमार पटेल, जे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। आज DY पाटील कॅम्पसमध्ये PCIची जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मीटिंग झाली, त्याच्यामध्ये मला इन्व्हायटेड मेंबर म्हणून बोलवलं गेलं होतं आणि त्या मीटिंगमध्ये कराड गव्हर्नमेंट कॉलेज असेल आणि अनेक कॉलेज आहेत की ज्या कॉलेजमधल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून डॉक्टर येवले असतील, श्रीयुत जगन्नाथरावजी शिंदे अप्पासाहेब असतील, डॉक्टर मंटू कुमार पटेल असतील आणि आणखी काही मेंबर आमचे, ह्या सगळ्याच लोकांच्याकडं ऑल इंडियातनं आणि विशेष करून महाराष्ट्रातनं जीपॅटच्या स्कॉलरशिपच्या बाबत प्रचंड विचारणा होती। खूप लोकांमध्ये रोष होता या विषयाचा की AICTE पासून आपलं स्वतःचं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया जे फक्त फार्मसी प्रोफेशनसाठी आहे म्हणून पाहिलं जातं, या विषयामध्ये खूप अपेक्षा होत्या आणि त्या अपेक्षा डोळ्यासमोर ठेवून या ठिकाणी आज या विषयाची मागणी आजच्या मीटिंगमध्ये आम्हा लोकांकडनं करण्यात आली। इनफॅक्ट या पर्टिक्युलर विषयाच्या अंतर्गत डॉक्टर मंटू कुमार पटेल आणि PCIचं ऑफिस गेल्या काही महिन्यांपासून काम करत आहे, परंतु AICTEकडून आधी झालेल्या एक्झामचा सगळा डाटा घेणं आणि ती सगळी प्रोसेस पूर्ण करणं यामध्ये बराचसा कालावधी गेलेला आहे। परंतु या सगळ्या गोष्टींमध्ये आता निश्चितपणे आज प्रेसिडेंट सरांनी जी गोष्ट या ठिकाणी सांगितली आणि आजच्या मीटिंगमध्ये ही प्रोसेस इमिडिएटली सुरू करून येणाऱ्या 1 महिन्यामध्ये आपण त्या दिशेनं वाटचाल करतोय आणि आपल्या मुलांना आपण दिलासा देऊ शकलो। दुसरं महत्त्वाचं की नॅशनल एज्युकेशन प्रोग्राम अंतर्गत उद्या याच ठिकाणी डॉक्टर DY पाटील कॅम्पसमध्ये त्यांच्या एक्सलन्स सेंटरमध्ये पूर्ण भारतातल्या अनेक एज्युकेशन सिस्टीममधल्या लोकांना एकत्र आणून B.Pharm असेल आणि अन्य कोर्सेस असतील, या दृष्टिकोनातनं ॲडव्हान्स एज्युकेशन काय असावं
आणि बदलत्या परिस्थितीमध्ये, बदलत्या युगामध्ये आमच्या फार्मसी प्रोफेशनमध्ये काय बदल करणं गरजेचं आहे, विशेष करून सिलेबसमध्ये काय बदल करायचे आहेत, याच्यामध्ये डॉक्टर दीपेंदर सिंग जे एज्युकेशन कमिटीचे चेअरमन आहेत ते सुद्धा यामध्ये विशेष करून खास करून काम करतायत आणि यामध्ये संपूर्ण देशातले लोक एकत्र येत आहेत आणि त्याचं विचारमंथन करून चांगल्या दिशेनं एक पाऊल टाकलं जातं. यासाठी त्यांचं अभिनंदन. अशा प्रकारचे प्रोग्राम पूर्ण भारतामध्ये सगळ्या झोनमध्ये पूर्ण करणार आहेत हे लोक आणि एका वेगळ्या दिशेनं एक चांगली वाटचाल म्हणून मी स्वतः एक PCIचा मेंबर म्हणून पाहतोय. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये फार्मसीचा समावेश असावा आणि फार्मसी प्रोफेशनमधल्या लोकांना चांगल्या संधी प्राप्त व्हाव्यात या दृष्टीनं चांगले प्रयत्न केले जाणार आहेत. आजच जो विषय आपण आत्ता मुलाखतीदरम्यान प्रेसिडेंट सरांना विचारला की एअर इंडिया किंवा रेल्वेमधले फार्मासिस्टांनी पॅरामेडिकल म्हणून त्यांचा आधी असलेला सहभाग आणि बदलत्या परिस्थितीमध्ये त्या लोकांच्या नोकऱ्यांबद्दल काय होईल, यामध्येही प्रेसिडेंट सरांनी आज या ठिकाणी आजच्या मीटिंगमध्ये मला व्यक्तिशः या ठिकाणी आश्वासन दिले आणि ते पत्र देत आहेत एअर इंडियाला आणि रेल्वेला की आधी जे लोक आमचे तिथं आहेत त्या लोकांच्या नोकऱ्या कुठल्या परिस्थितीत जाऊ नये, किंबहुना या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा ह्या नोकऱ्या कायमस्वरूपी नवीन फार्मासिस्टची संधीसुद्धा राहावी या दृष्टीनं ते प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये खास करून संपूर्ण EC कमिटीचं प्रेसिडेंट सरांचं, व्हाईस प्रेसिडेंट सरांचं, डॉक्टर येवले असतील, मोंटूकुमार पटेल सर असतील आणि सगळे आमचे EC असतील, ऑफिस स्टाफ PCIचा सगळा आला होता. या सगळ्या लोकांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. डॉक्टर DY पाटील कॅम्पस, डॉक्टर विजय पाटील यांनी आणि डॉक्टर राकेश सोमानी जे इथले प्राचार्य आहेत ह्यांनी जे उपलब्ध हॉल करून दिला आणि सगळी व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली त्याबद्दल त्या कॅम्पसचं आणि सगळ्या डायरेक्टरचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. थँक्यू सो मच.